एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक एनीमेलिया जगत। ये हमारे चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो गया था। इसके मैंने 2 पार्ट कंप्लीट करवा दिए और शानदार नोट्स बनवाए हैं। तो आप पहले दोनों पार्ट को देखना। अगर अच्छे लगे नोट्स तो उन्हें लिखना भी है बेटा। अगर लिखोगे नहीं तो एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे मिलेंगे। एग्ज़ाम में हमें लिखना पड़ता है। तो हमारा टॉपिक था आज का एनिमेलिया जगत। जीव में विविधता पढ़ रहे हैं हम। तो विविधता की सारे जो अगले इससे अगले वाले टॉपिक हैं वो सारे करवा दिए मैंने, है ना। तो आज हमारा पार्ट 3 है और एनिमेलिया जगत पढ़ेंगे। इसको कितने भागों में विभाजित किया गया वो सारे भाग हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनिमेलिया जगत, इस जगत को प्राणी जगत भी कहते हैं तथा इस जगत के उपसमूह को हम फाइलम बोलते हैं। इसके गुण निम्नलिखित हैं, है ना। अब इनमें एनिमेलिया जगत में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं वो सारे गुण हमें पढ़ने हैं। इसको कितने प्रकारों में बांटा गया है और उनके जो प्रकार है उनमें किन किन जंतुओं को रखा गया, ये सारी चीजें भी हमें पढ़नी है। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में से ज़्यादा आते हैं और मार्क्स भी में भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमें ये चैप्टर पूरी डिटेल के साथ करना है। इस वर्ग में यूकेरियोटिक, बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। यूकेरियोटिक मतलब जिनमें केशरुक दंड उपस्थित होती हैं। बहुकोशिक यानी एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिक और बहुकोशिक समझते हो, जिनका शरीर सिर्फ एक एकल कोशिका का बना होता है, उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख पाते। जबकि बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। विषमपोषी क्या होते हैं? जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनकी शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले आता है पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, नेमेटोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा, है ना। तो सबसे पहले आता है अपना पोरीफेरा। पोरीफेरा नाम से हमें, पोर यानी क्या होता है? छिद्र, और फेरा जिनके शरीर पर छिद्र नुमा संरचना पाई जाती है, ये छिद्र पाए जाते हैं। उन सारे जीवों को किसके अंतर्गत रखा गया है? पोरीफेरा के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें क्या लिखना है? पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्र युक्त जीवधारी। ये अचल जीव होते हैं, मतलब एक ही जगह होते हैं। ये चल फिर नहीं सकते, ये गमन नहीं कर सकते, एक ही जगह पर चिपके होते हैं, जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। इनका शरीर कठोर आवरण तथा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता। मतलब अलग अलग ऊतक एक साथ मिलकर शरीर का पूरा कार्य करते हैं। इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। ये समुद्री आवास में पाए जाते हैं, जैसे साइकोन, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला इत्यादि। ओके, फिर आता है अपना सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा ये जलीय जंतु होते हैं। इनका शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होता है, मतलब इनका शरीर कोशिकाओं का बना होता है। ऊतक किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक बोलते हैं, है ना। ऊतक मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करते हैं। तो इनका शरीर कोशिकाओं का बना होता है। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों, आंतरिक एवं बाह्य परत का बना होता है। इनकी कुछ कोशिक जातियां समूह में रहती हैं, जैसे कोरल, हाइड्रा, समुद्र एनिमोन और जेलीफिश इत्यादि। अब आता है अपना प्लेटीहेल्मिन्थिस। इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, मतलब अगर प्लेटीहेल्मिन्थिस को 2 भागों में बांटा जाए तो ये बराबर 2 भागों में विभाजित हो जाता है ना। मतलब 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो दोनों भाग बराबर होंगे। इसे हम द्विपार्श्व सममिति बोलते हैं। अतः शरीर के दाएं भाग और बाएं भाग की संरचना एक समान होती है ना।
इनका शरीर त्रिकोरक होता है, अर्थात इनका उत्तक विभेदन 3 कोश के स्तरों में हुआ है। इससे शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के अस्तर बनते हैं तथा इनमें से कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सकते हैं। इसमें देह गुहा नहीं पाई जाती है। इनका शरीर पृष्ठधारी एवं चपटा होता है। पृष्ठधारी मतलब धारीय नुमा संरचना होती है, इसलिए इन्हें चपटा कृमि भी कहा जाता है। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु तथा लिवर फ्लूक जैसे परजीवी भी आते हैं। अब आता है अगला निमेटोडा। ये भी त्रिकोरक जंतु होते हैं, मतलब इनमें उत्तकों का विभाजन 3 कोश के स्तरों में होता है। त्रिकोरक जंतु किससे कहते हैं? जिनमें उत्तकों का विभेदन त्रिकोरीय स्तर पर या 3 कोश के स्तर पर होता है, उन्हें हम त्रिकोरक जंतु बोलते हैं तथा इनमें भी द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा न होकर बेलनाकार होता है। इनके देह गुहा कुटसिलोम कहते हैं। इनमें उत्तक पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, मतलब उत्तक द्वारा अंग तंत्र का निर्माण नहीं किया जाता। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोरक होती है। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। अगला आता है हमारा एनीलिडा। एनीलिड जंतु द्विपार्श्व समिति व त्रिकोरक होते हैं। इनको भी अगर 2 भागों में बांटा जाए तो दोनों भाग समान होते हैं। और त्रिकोरक मतलब उत्तकों का निर्माण त्रिकोर के कोशिका स्तर में होता है। एनीलिडा, इसमें वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। यह भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होता है। जलीय एनीलिडा अलवणीय तथा लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, मतलब इनमें पाचन क्रिया के लिए, उत्सर्जन के लिए और अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं। ये लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में भी पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय यानी उभयचर होते हैं, जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं, जैसे केचुआ, नेरिस, जोंक आदि। अब आता है ऑर्थोपोडा। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ऑर्थोपोडा तो 99% पूछा जाता है ना। इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है और शरीर खंड युक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है रक्त का वाहिकाओं में ना बहना, मतलब वो किसी भी तरह की कोशिकाओं में नहीं बहता है, डायरेक्ट शरीर में स्थानांतरण होता है। देह गुहा रक्त से भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, जैसे झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू आदि। अगला आता है मोलस्का। इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है, जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षित रखता है। इनमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है, घोंघा, सीप इत्यादि। अगला आता है इकाइनोडर्मेटा। ग्रीक में इकाइनस का अर्थ होता है जहाक यानी कांटे तथा डर्मा का अर्थ होता है त्वचा। ऐसे जंतु जिनकी त्वचा कांटों से आच्छादित होती है इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। ये मुक्तजीवी समुद्री जंतु हैं। ये देह गुहा युक्त त्रिकोणिक जंतु हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जो उनके चलन में सहायक होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल व कांटे पाए जाते हैं, जैसे स्टारफिश, समुद्री अकचन, है ना। आता है प्रोटोकोडिटा। ये द्विपार्श्व समित त्रिकोणिक व देहगुहा युक्त जंतु हैं। इनमें नोटोकोड पाया जाता है, लेकिन सभी अवस्थाओं में नहीं पाया जाता। ये समुद्री जंतु जैसे वेलेनो ग्लोसस, हर्डमेनिया, है ना, उनके। फिर आता है नोटोकोड।
नोटोकॉर्ड छड़ की तरह एक लंबी संरचना होती है जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। अगला आता है वर्टिब्रेटा, जिसमें कशेरुक यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिन्हें हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग अलग होता है। पेशियां मतलब इनमें हम मनुष्य भी आते हैं, है ना। इनमें मेरुदंड व अंतःकंकाल पाया जाता है, मतलब पेशियां अलग अलग तरह की पेशियों का कार्य अलग अलग होता है। जैसे पेशी उत्तक का कार्य होता है शरीर में गति प्रदान करना, तंत्रिका उत्तक का कार्य होता है संवेगों या सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना। इनमें अलग अलग तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य अलग अलग होता है, वितरण अलग अलग होता है। पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है जो चलने में सहायता करती हैं। ये द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरक होते हैं और देह गुहा वाले जंतु होते हैं। इनमें उत्तकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों को निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड होता है, पृष्ठ नाली यानी कशेरुक दंड पाई जाती है, त्रिकोरक शरीर होता है, युग्मित क्लोम थैली होती है और देह गुहा पाई जाती है। वर्टिब्रेटा वर्ग को 5 भागों में विभाजित किया गया है। मत्स्य, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी। सबसे पहले आता है अपना मत्स्य संघ। इनमें मछलियों को रखा गया है ना। ये मछलियां जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती है, मत्स्य संघ के अंतर्गत आती हैं। इनकी त्वचा शल्क यानी स्केल प्लेटों से ढकी होती है तथा ये आसानी से मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने में करते हैं। शल्क ऐसे छोटे और साधारण सख्त खंड को कहते हैं जो उसके शरीर की त्वचा से बाहर उगा हुआ हो और शरीर के अंदर व त्वचा को वातावरण, शिकार व अन्य हानि से सुरक्षित रखते हैं। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम यानी गलफड़े पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये असमतापी होते हैं, मतलब किसी भी ताप पर ये जीवित रह सकते हैं या अगर ज्यादा ताप होने पर इनके मरने का खतरा भी होता है तथा इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ये अंडे देती हैं। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है जैसे शार्क, जबकि अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है। ट्यूना और रोहू उपास्थि यानी प्रोटीन और शर्करा का बना होता है। उपास्थि किसकी बनी होती है? प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, जबकि अस्थि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जल स्थलचर, इन्हें हम उभयचर भी बोलते हैं। ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें शल्क नहीं पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा हृदय त्रिकक्षीय होता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता, वर्कक पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं जैसे मेंढक, सैलामेंडर, टोड इत्यादि। अगला आता है हमारा सरीसृप। ये असमतापी जंतु होते हैं। इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है, वर्कक पाया जाता है। ये भी अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं जो ये अनुकूल यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में इन्हें सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं तथा जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। पक्षी वर्ग, ये समतापी प्राणी होते हैं जो समान ताप पर जीवित रहते हैं। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले पैर तो उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। शरीर पैरों से ढका होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है। पक्षी वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है। अब अपना टॉपिक आता है स्तनपायी वर्ग, जिनमें हमें मनुष्य को रखा गया है। ये समतापी प्राणी हैं। हृदय 4 कक्षीय होता है, मतलब 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दूध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल, श्वेत और तेल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु
शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं, जैसे कंगारू, जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चा मार्सुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हुआ हो। हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नाम पद्धति। बस इसमें बस इतना ही दे रखा है कि नाम पद्धति किसने दी थी और इससे किस तरीके से लिखा जाता है। किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, इसीलिए हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। यह सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने, ये ध्यान रखना, ये 1 नंबर में पूछा जाता है। इसके क्या नियम है? जीनस वंश का नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षर से शुरू होता है, जबकि प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होता है। छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक यानी थोड़े तिरछे लिखे जाते हैं। जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीसीज दोनों को अलग अलग लिखा जाता है। तो आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। हमारा चैप्टर नंबर 9 खत्म हो चुका है। 7 जीवों में विविधता, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।